हमारे SC/ST के चाहे OBC बच्चे होते हैं वहाँ डरते क्यों इतना कि कोई फेल कर देगा प्रोफेसर इसलिए? और उनका डर ये होता है कि हम लोग थोड़ा भी अगर डिस्क्लोज हो जाएंगे तो ये प्रोफेसर जो है वो कहीं हमारे मार्क्स कम कर देगा। जांच तो कापियाँ हुई, लेकिन वो सब तो पता लगा लेता है, वो तो रहता है, तो वो डर के रहते हैं। डर के रहते हैं ना। हाँ, और जो दूसरे भी सीनियर भी वहाँ पे जो होते हैं, अभी जो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट आता है तो दूसरे सेकंड ईयर थर्ड ईयर वाले भी कुछ लोग जान पहचान निकल जाती है, तो उनसे भी वो मैसेज उनको मिलता है, अरे तो जरा संभल के रहना, ये थोड़ा यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ ये नंबर पूछते हैं आपको, आपका रैंक क्या है, तो आपका रैंक ऊपर है तो समझ जाते हैं कि अपर कास्ट है, और आपकी रैंक नीचे की होगी, 10,000वां नंबर 8,000 होगा तो वो समझ जाएंगे कि ये रिजर्व कैटेगरी का है। तो इसलिए वो उनको बताया जाता है कि भाई आप जरा संभल के रहो और ज़्यादा सोच आप अपने आप को ये मत करो। तो माई अम्बेडकर को तो बस कोई अपॉइंटमेंट के लिए ज़्यादा रुकना नहीं पड़ता, उनको अपॉइंटमेंट मिल गई और राष्ट्रपति जी के पास में हम लोग बैठे तो उन्होंने माई अम्बेडकर ने ये बोला कि बोले मेरे समाज के बच्चे हॉस्टल में भूखे रहते हैं, उनको खाना बराबर नहीं मिलता है, उनको जो पैसा मिलता है वजीफा मिल रहा है जो स्कॉलरशिप वो इतनी वो मेंटेन नहीं कर सकते, शहर में रह नहीं सकते, किताबें कॉपियाँ नहीं खरीद सकते, तो ये कितने सालों से स्कॉलरशिप बढ़ी नहीं है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, माई अम्बेडकर ने उनको रिक्वेस्ट किया कि आप सामाजिक न्याय मंत्री उस समय केसरी जी थे, सीताराम केसरी, तो आप उनको बताइए कि ये करना जरूरी है। और हमारे सामने शंकर दयाल शर्मा जी ने फ़ोन किया केसरी जी को कि भाई माई साहब यहाँ पे आई है और इनके साथ में इनका इंजीनियर एसोसिएशन का डेलीगेशन भी आया हुआ है, तो आप इनको ज़रा समय दीजिए और इनकी बात सुनिए और स्कॉलरशिप कैसे रिवीजन हो इसके बारे में आप वर्क कीजिए। क्योंकि दलित आंदोलन में मैंने देखा है कि नारे बहुत ज़्यादा लगते हैं, नारे लगते हैं और सिर्फ राजनीतिक सत्ता कब्जा करना है, MLA MP बनना है, आर्थिक दस्तावेज, मुक्ति के दस्तावेज नहीं दिखते कहीं, नहीं दिखते हैं, या कि उद्योगों में हमारी हिस्सेदारी हो, व्यापार में हिस्सेदारी हो, ठेकेदारी में हिस्सेदारी हो, तो उसके लिए तो मेंटली तैयार करना होगा लोगों को। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। आप जानते हैं कि अम्बेडकरनामा की एक कोशिश है कि जो बहुजन नायक और नायिकाएं हैं उनके जीवन, संघर्ष और उनके कंट्रीब्यूशन से आपको रूबरू कराई जाए। लेकिन इसके साथ साथ जो अभी लोग पे बैक टू द सोसाइटी के तहत काम करते हैं, जो मिशन मूवमेंट समझते हैं, काम करते हैं, वैसे लोगों के संघर्ष से भी आपको रूबरू कराना, सफलताओं से रूबरू कराना भी अम्बेडकरनामा अपना दायित्व समझता है। इसी सिलसिले में आज खास मुलाकात में अम्बेडकरनामा में है नागसेन सुनारे साहब, और इनका एक एसोसिएशन है जिसके नेशनल प्रेसिडेंट है बनाई, BANAE, बाबा साहब अम्बेडकर नेशनल एसोसिएशन ऑफ इंजीनियर्स। तकरीबन 5,000 इंजीनियर्स उस संगठन के साथ जुड़े हुए हैं, और अभी दिल्ली में NCR रीजन की मीटिंग थी, उसमें सुनारे साहब यहाँ पे आए थे, मेरी मुलाकात हुई और आज अम्बेडकरनामा में है। इनके बारे में जानेंगे, और ये बनाई जो है क्या पे बैक टू द सोसाइटी के तहत क्या काम कर रहा है, कैसे लोग काम करते हैं, कैसे कंट्रीब्यूशन करते हैं, ये सब भी आपको बताने वाला हूँ। इसलिए पूरा वीडियो देखिए, सुनिए और सब्सक्राइब करते रहिए। स्वागत है सर अम्बेडकरनामा में। जय भीम सर। जय भीम। अम्बेडकरनामा आपसे मिलके अम्बेडकरनामा का मैं रेगुलर में चैनल में देखता हूँ। अच्छा, देखते हैं और रेगुलरली देखता हूँ, और मैं आपका काम बहुत सराहनीय है। तो जो रतनलाल जी जो काम कर रहे हैं अपने अम्बेडकरी समाज के अंदर में, बहुत विरले ऐसे लोग हैं जो पूरा तन मन धन लगा के काम कर रहे हैं और जान लुटा देते हैं, तो मैं आपको सैल्यूट करता हूँ सर। शुक्रिया, थैंक यू। जय भीम। अपने बारे में जरा दोस्तों को बताएं, कहाँ कहाँ काम किया आप, किस पोजीशन पर रिटायर हुए, अब बनाई कब बनी? तो साथियों, नागसेन सुनारे मेरा नाम है जी। मैं ONGC में डिप्टी जनरल मैनेजर के पोस्ट पे मैं था, और लगभग 39 साल मैंने काम किया। वाह, 4 डिकेड। हाँ, 4 दशक। और 2020 में मेरा रिटायरमेंट हुआ जी, और उसके बाद में रिटायरमेंट के बाद में मैंने फुल्ली 24/7 में समाज के लिए ही मैं काम करता हूँ। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में हैं, बाबा साहब की भी
ऑर्गेनाइजेशन है और दूसरे भी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लेकिन मेन वर्क जो है मेरा ये बनाई के अध्यक्ष करके मैं काम कर रहा हूँ। अच्छा, नहीं आप बताएं, आप जब पढ़ाई लिखाई किए, आपने इंजीनियरिंग किया आपने? इंजीनियरिंग मैंने किया नागपुर से। तो घर में पहले पढ़े लिखे लोग थे? हाँ, इस बारे में बताता हूँ कि मैं फर्स्ट जनरेशन का लर्नर हूँ। ये जानना जरूरी है। जो है वो बीड़ी मजदूर थे हमारे नागपुर एरिया में, बीड़ी के बहुत मजदूर थे जी। तो फादर मेरे बीड़ी बनाते थे, मेरी माताजी भी बीड़ी बनाती थी, और फिर कुछ सालों के बाद में बीड़ी के कारखाने बंद हो गए, तो फिर उन्होंने मजदूरी किया, उन्होंने मिट्टी गोटे का काम करते थे। उसके बाद में फिर उन्होंने मेरी माताजी जो है वो सब्जी बेचने भी जाती थी, सर के ऊपर में टोपले में लेके वो जाती थी, शहर भर में बेचती थी। उसके बाद में फिर हम लोग रेलवे स्टेशन के ऊपर में हमारे फादर ने एक चाय की छोटी सी दुकान लगाई, चाय पानी की, तो उसमें भी हम लोग काम करके स्कूल में जाते थे। वहाँ रात को 12-1-2 बजे तक हम काम करते थे। फिर सुबह फिर उठ के चाय बनाने का काम करते थे, और उसके बाद में असली चाय तो आप ही बेचे हैं। असली है, हम चाय वाले हैं इसलिए बोल सकते हैं। तो मॉर्निंग में फिर जैसे ही 9-9:30 बज जाते थे, हम किताबें कॉपियाँ ऐसे लपेट के हम दौड़ के स्कूल में जाते थे। अच्छा। क्योंकि समय का बड़ा प्रॉब्लम था, घर में भी समय देना है, तो रोटी कमाने के लिए हमको बहुत मेहनत करना पड़ा। अभी बता दूं कि 10वीं स्टैंडर्ड तक, 9th तक तो मैंने कभी फुटवेयर कभी पहनी नहीं मैंने। और लोग बोलते हैं कि नागपुर में 45 डिग्री का टेम्परेचर गर्मी रहता है, बहुत 48 का होता है। वो हमको कभी नागपुर के बाहर निकलने के बाद पता चला कि नागपुर में 48 डिग्री टेम्परेचर होता है, क्योंकि पाँव में कभी फुटवेयर पहनने के लिए भी पैसे नहीं थे। तो जब 10वीं में मैं गया तो हमारे फादर ने फुटवेयर दिया मुझे। अच्छा। तेरे को अच्छी पढ़ाई करना है और आगे जाना है। तो मैं स्कूल में भी रहा, तो लगभग हर पहला दूसरा में टॉपर रहा स्कूल में। और एसएससी जब मैंने पास किया तो अपने एरिया में, मैं अपने लोगों के बीच में मैं टॉपर था नागपुर के अंदर में। कब की बात है ये? 1976 की। अच्छा। हाँ, तो बहुत अभाव से हम लोग निकले हैं। और मेरे फादर ने कहा था कि बेटा, मेरा कोई कर्जा नहीं है तुम्हारे ऊपर में, मैंने जन्म दिया, लेकिन कर्जा बाबा साहब का है। अच्छा, वो बाबा साहब को देखे होंगे जरूर। उन्होंने देखे, वो उसमें जाते थे आंदोलन में, बीड़ी मजदूरों का आंदोलन होता था, तो कुंभारे साहब की ऑर्गेनाइजेशन थी, नाना साहब कुंभारे बोलते थे, तो उनके बीड़ी मजदूरों की वो कामठी के थे वो। तो मेरे फादर उसमें सारे आंदोलनों में जाते थे। अच्छा। तो उन्होंने बाबा साहब को सुना, तो उन्होंने एक बात कही कि बाबा साहब का जो कर्जा हमारे 100 जन्मों का कर्जा है कम से कम, इस जन्म में तो हम नहीं चुका पाएंगे, लेकिन मैं तो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं, मेरे पास कोई साधन नहीं, लेकिन तुम लोगों को हम लोग एम्पावर कर रहे हैं, तो इसके बाद में मेरा कर्जा, कोई कुछ कर्जा नहीं है, मेरा नहीं चुकाओगे तो मुझे कुछ बुरा नहीं लगेगा, लेकिन बाबा साहब का कर्जा चुकाए बगैर ही दुनिया से जाना नहीं। अच्छा, चलिए, ये बात मेरे फादर ने मेरे साथ कही। बहुत शानदार। और वो दुनिया में नहीं है, मेरे माताजी भी नहीं है, लेकिन वो चाहते थे कि हम लोग जो भी हमसे बन पड़े वो इसी दुनिया में करना है, इसी जन्म में करना है। और उनको इतना कैपेबल बनाया है। ओएनजीसी जैसे ऑर्गेनाइजेशन में मैं डिप्टी जनरल मैनेजर रहा, मेरे पास में सब कुछ है। ओएनजीसी में तो टॉप नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशन थी, तो वहाँ पे रहते हुए भी मैं ओएनजीसी के एसोसिएशन का मैं सेक्रेटरी करके काम किया, फिर मैं चेयरमैन करके भी काम किया, फिर सेंट्रल बॉडी में भी रहा, ऑल इंडिया वर्किंग प्रेसिडेंट रहा, जिसमें हमारे 9000 मेंबर थे ओएनजीसी के, उसमें भी मैं रहा। उसके बाद में पेट्रोलियम की सारी ऑर्गेनाइजेशंस को हमने इकट्ठा करके उसका मैं सेक्रेटरी और नेशनल प्रेसिडेंट में उसका रहा। फिर सारे जो पब्लिक सेक्टर, सेंट्रल गवर्नमेंट की SC/ST ऑर्गेनाइजेशंस, ओबीसी ऑर्गेनाइजेशन को हमने इकट्ठा किया, नेशनल काउंसिल ऑफ SC/ST OBC माइनॉरिटी, वो भी, उसका भी मैं नेशनल जनरल सेक्रेटरी हूँ। और बाबा साहब ने जो एक संस्था बनाई थी, द पीपल्स इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, जो 1944 में बाबा साहब ने उसको रजिस्टर किया था, वो ऑर्गेनाइजेशन का आज मैं सेक्रेटरी हूँ। अच्छा, अभी भी हैं? अभी मैं सेक्रेटरी हूँ, और उसके माध्यम से भी बाबा साहब का मिशन आगे बढ़ाने का हम लोग काम कर रहे हैं। तो बताइए इस संगठन के बारे में, बनाई के बाद कब बनाई? अभी मैं बने के बारे में बताना चाहता हूँ कि 1969 में नागपुर में विश्वेश्वरैया रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज है, तो उस कॉलेज में जो स्टूडेंट थे तो अत्याचारग्रस्त थे, उनको बार बार फेल किया जाता था, उनके साथ में दुर्व्यवहार होता था। तो ऐसे स्टूडेंट्स लोगों ने वो स्टूडेंट की ऑर्गेनाइजेशन वहाँ बाबा साहब अम्बेडकर इंजीनियर एसोसिएशन करके स्टूडेंट्स एसोसिएशन बनाई उन्होंने 69 में। तो उसमें एक हमारे मिस्टर वाल्दे करके थे स्टूडेंट, देवेंद्र वाल्दे, तो वो उनमें उनका मेन रोल था। और फिर 74-75 में सब पास आउट हो गए, तो प्रोफेशनल बन गए। तो फिर उन्होंने उसी नाम से फिर उसको बाबा साहब अम्बेडकर इंजीनियर एसोसिएशन के नाम से उसको
अच्छा, पहले छात्रों ने बनाया ये? पहले छात्रों ने बनाई, बाबा साहब अम्बेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन। फिर जब ये पास आउट हो गए 1974-75 में सब निकले, तो कहीं कोई पावर डिपार्टमेंट में गया, कोई पीडब्ल्यूडी में गया, कोई अलग अलग डिपार्टमेंट में गए। तो इन लोगों ने फिर वो सोचा कि भाई इसको क्यों नाम प्रोफेशनल भी बनाए। तो बाबा साहब अम्बेडकर इंजीनियर एसोसिएशन के नाम से, BAEA उसका नाम था, तो उसके नाम से उन्होंने वो ऑर्गेनाइजेशन नागपुर में उसकी एक ब्रांच खोली। उसके बाद में 1981-82 में इसकी नागपुर से ही कुछ लोग ट्रांसफर होके आए बॉम्बे में, तो उन लोगों ने फिर इसकी बॉम्बे में एक ब्रांच खोली। अच्छा। तो ये 2 जगह में इसके ब्रांचेस चल रही थी। तो 85 में हम लोग फिर इससे जुड़े, इस ऑर्गेनाइजेशन 84-85 में। तो मुझे ऐसा लगा कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें मेरा डोमेन स्पेशलाइजेशन है, इंजीनियर हूँ, तो मैं इसमें अच्छा काम कर सकता हूँ। तो फिर उसमें हम लोग जुड़े, और 1987 में एक नागपुर में सारे इंजीनियर्स का एक कॉन्फ्रेंस हुआ, 31 जनवरी 1987। उस कॉन्फ्रेंस के अंदर में बॉम्बे, नागपुर, पुणे, औरंगाबाद, ऐसे पूरे महाराष्ट्र से सारे इंजीनियर्स आए थे। उसमें एक रेलवे के चीफ इंजीनियर थे, BD करदम साहब, उस समय वो बॉम्बे में सबसे सीनियर थे। तो वो उस प्रोग्राम के लिए चीफ गेस्ट करके बुलाए गए थे। और वहाँ पे ऐसी बात हुई कि भाई हम लोग इंजीनियर लोग जो है क्रीम ऑफ द सोसाइटी है, और बाबा साहब ने जो कुछ हमको दिया संविधान में, उसके सबसे बड़े बेनिफिशियरी हम लोग हैं। तो हम लोग स्वार्थी नहीं होना चाहिए, और हमको बाबा साहब का कर चुकाने के लिए हमारे क्षेत्र में हम क्यों ना ये इस ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग नेशनल लेवल पे लेके जाए, उसको महाराष्ट्र तक सीमित रखें। तो 31 जनवरी 1987 को 1987 को इसका वहाँ पे रिजोल्यूशन हुआ नागपुर के कॉन्फ्रेंस में, देशपांडे हॉल में, और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स नाम वहाँ पे रखा गया। और उसके बाद में संविधान हमारा बना। संविधान बनाने में लगभग 1.5 साल लगा। उसमें करीबन 17-18 मीटिंग, काफी डिस्कशन हुआ। ये रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है? नहीं, रजिस्टर्ड है। हाँ, रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। अच्छा। पब्लिक ट्रस्ट एक्ट में। हाँ, तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में 1.5 साल लगे। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में लगभग इसका 1.5 साल लगा, और उसमें सारे एस्पेक्ट जो है समाज के, जिसमें स्टूडेंट्स वेलफेयर एक्टिविटीज है, हमारे स्टूडेंट्स को आगे बढ़ाना है। सारे वैसे नहीं कि खाली इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, सारे स्टूडेंट्स कम्युनिटी को, हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन बन रही है, उनको कैसे हम लोग सहूलत पहुँचाएं, उनके लिए लाइब्रेरीज हो, रीडिंग रूम्स हो, उनके लिए क्लासेस हम लोग कॉम्पिटिटिव क्लासेस करें, जॉइंट एंट्री एग्जामिनेशन की क्लासेस करें। तो ये सारा जो है हमारे बायोलॉजी में हमने कवर किया है। अच्छा। इसमें सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज़ में हमारे जो लोगों के ऊपर में अन्याय अत्याचार होता है, एट्रोसिटीज़ होती है, तो उसके ऊपर में भी जो सोल्यूशन देने के लिए उसमें प्रोविजंस हमारे उसमें है। एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स में उसके अंदर में है। उसमें इकोनॉमिक एग्जेक्टिव भी हैं, जैसे कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज़ है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाना है। एजुकेशन में उसमें स्कूल्स है, कॉलेजेस है, लाइब्रेरीज है, और सेंटर्स अपने बनाना, ये सारा उसमें हमारे इसमें बायोलॉजी में सब कुछ डाल, ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द सोशल डेवलपमेंट हमारे बायोलॉजी में कवर किया है उसको। आजकल समाज में बहुत सारे, नागपुर में बहुत संगठन है और तमाम इस तरह के हैं, खूब चंदा इकट्ठा करते हैं। तो ऐसा सब कुछ आ चुकी है, बैंकिंग भी डाला है, सब कुछ डाला है। तो चंदा के बजाय अगर सारे इंजीनियर्स 1-1 लाख रुपया इकट्ठा करें तो एक बैंक खुल सकता है। बिल्कुल खुल सकता है, और उसमें शेयर ले, 1 लाख रुपए का शेयर ले, 1 लाख का शेयर ले सकते हैं। ये तो 5,000 अगर 1-1 लाख दिया तो बैंक तो खुल ही सकता है। तो मुझे गिनती आती नहीं है, बैंक खुल सकता है। तो अगली मीटिंग होगी तो इसमें मेरे तरफ से प्रस्ताव डाल दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपको बुलाएंगे हमारे नेशनल कन्वेंशन में। हमारा प्लान है आने वाले 6 महीने के अंदर में हम लोग वी आर गोइंग टू हैव अ नेशनल कन्वेंशन ऑफ द इंजीनियर्स, और उसके अंदर में हम लोग खाली पेपर पे नहीं हमको नहीं रहना है, हमको हमारे जो कम्युनिटी का डेवलपमेंट का एजेंडा है, जो इकोनॉमिक एजेंडा है और एजुकेशनल एजेंडा है। क्योंकि दलित आंदोलन में मैंने देखा है कि नारे बहुत ज्यादा लगते हैं, नारे लगते हैं, और सिर्फ राजनीतिक सत्ता कब्जा करना है, MLA MP बनना है। आर्थिक दस्तावेज, मुक्ति के दस्तावेज नहीं दिखते कहीं, नहीं दिखते हैं। या कि उद्योगों में हमारी हिस्सेदारी हो, व्यापार में हिस्सेदारी हो, ठेकेदारी में हिस्सेदारी हो, तो उसके लिए तो मेंटली तैयार करना होगा लोगों को। सुनिए, अभी ऐसा है क्योंकि हमारे जो नुमाइंदे चुन के जाते हैं, तो लोग ये सोचते हैं यार हमने उनको MP बना दिया, MLA, तो वो देख लेगा। लोग ध्यान उधर देते नहीं। एक्चुअली इनके ऊपर में भी उनको जवाबदेही तय होनी चाहिए। भाई हमने आपको चुन के दिया, इतने वोट आपको मिले, आप लोकसभा में, राज्यसभा में बैठे, तो उसका ऑडिटिंग भी होना चाहिए कि आपने 5 साल में क्या किया है, कौन से मुद्दे उठाए। आप गए तो ये खाली बाबा साहब की वजह से ही गए हैं, और ये लोगों ने वोट दिया आपको, दिया इसलिए गए हैं।
तो आपने 5 साल में क्या किया ये बताओ। तो ये भी मांग उठनी चाहिए, मीडिया में भी आना चाहिए, लोगों ने इसको, बुद्धिजीवी वर्ग ने उठाना चाहिए। तो ये काम हमने शुरू कर दिया है अभी। अच्छा, कर दिया। और आपके से मिलने के बाद में अभी और जो उम्मीद हमारी जग गई है। अच्छा, क्या बात है, शुक्रिया सर। तो बनाए क्या क्या काम करता है? तो आपने बाईलॉज में डाल दिया बहुत सारा कुछ, कंक्रीट जो अभी काम कर रहा है अब। कंक्रीट काम में बताऊं कि हम लोग जैसे 1993 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कॉलरशिप का रिवीजन हुआ, GOI स्कॉलरशिप। तो उस समय में 15 साल तक उसका कोई रिवीजन नहीं था। तो उस समय जो है हम लोगों ने माई अम्बेडकर जी के पास हम गए कि भाई हमारे बच्चे तो आत्महत्या कर रहे हॉस्टल में, तो 2 वक्त का खाना बराबर नहीं मिलता है, जो भी खाना मिलता है वो निकृष्ट दर्जे का होता है, और पानी उनको ठीक से नहीं मिलता है, रूम गंदे होते हैं, ये सब। और स्कॉलरशिप का अमाउंट भी उनको बहुत इतना मिलता है कि वो अपना पढ़ नहीं पाते हैं। तो उसको हमने रिक्वेस्ट किया मैडम माई अम्बेडकर को, तो उन्होंने बोला ऐसा है क्या? तो उन्होंने बोले चलो दिल्ली। तो हम आए उनके साथ दिल्ली में, और उन्होंने, राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा थे, तो उनका अपॉइंटमेंट लिया कि मैं आ रही हूँ। तो उनको तो, माई अम्बेडकर को तो बस कोई अपॉइंटमेंट के लिए ज़्यादा रुकना नहीं पड़ता, उनको अपॉइंटमेंट मिल गई। और राष्ट्रपति जी के पास में हम लोग बैठे, तो उन्होंने, माई अम्बेडकर ने ये बोला कि बोले मेरे समाज के बच्चे हॉस्टल में भूखे रहते हैं, उनको खाना बराबर नहीं मिलता है, उनको जो पैसा मिलता है, वजीफा मिल रहा है, जो स्कॉलरशिप, वो इतनी वो मेंटेन नहीं कर सकते, शहर में रह नहीं सकते, किताबें कॉपियाँ नहीं खरीद सकते। तो ये कितने सालों से स्कॉलरशिप बढ़ी नहीं है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, माई अम्बेडकर ने उनको रिक्वेस्ट किया कि आप सामाजिक न्याय मंत्री उस समय केसरी जी थे, सीताराम केसरी, तो आप उनको बताइए कि ये करना जरूरी है। और हमारे सामने शंकर दयाल शर्मा जी ने फ़ोन किया केसरी जी को कि भाई माई साहब यहाँ पे आई है, और इनके साथ में इनका इंजीनियर एसोसिएशन का डेलीगेशन भी आया हुआ है, तो आप इनको ज़रा समय दीजिए और इनकी बात सुनिए, और स्कॉलरशिप कैसे रिवीजन हो इसके बारे में आप वर्क कीजिए। तो वहाँ से निकल के सीधा हम लोग केसरी जी के घर में आए। तो केसरी जी तो ऑपरेशन होके आए थे, उनका हार्ट ऑपरेशन होके आए थे जस्ट 1-2 दिन पहले, फिर भी उन्होंने वक्त दिया और बोला कि माई अम्बेडकर आई है तो मेरे को तो आदेश है माई का, मतलब माई अम्बेडकर आना ही एक आदेश है हमारे लिए, तो आप बोलिए माई कि मैं क्या कर सकता हूँ। बोला कि ये है हमारे बच्चों का स्कॉलरशिप आप बढ़ाओ, कितने साल हो गए यहाँ पे कोई रिवीजन हुआ नहीं है। तो बोले ठीक है, और हमने निवेदन भी उनका दिया माई अम्बेडकर जी के सिग्नेचर से, और हमारे बनाई का भी निवेदन हम लोगों ने दिया, और उसके इमीडिएटली 2 या 3 महीने के बाद में वो रिवीजन हुआ, अच्छा रिवीजन हुआ 93 का। और उसके बाद में 1998 में भी एक रिवीजन हुआ, शॉर्ट रिवीजन, और फिर तीसरा रिवीजन 2008 में हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो स्कॉलरशिप है वो। तो ये ऐसे काम हम लोगों ने किए। उसके साथ में जो है अभी महाराष्ट्र में हम लोगों ने जो गवर्नमेंट हॉस्टल का एक GR है, वो 27 साल से चेंज नहीं हुआ था। लड़के लोग जो है हमारे हॉस्टल में रहने वाले 2 रोटी सुबह 2 रोटी शाम को, ऐसा हॉस्टल्स में प्रोविज़न थी, और 1 कटोरी चावल 1 कटोरी दाल ऐसा इतना मिलता था उनको। उसके वजह से वो कुपोषित भी होते थे, माल न्यूट्रिशन होता था, और कई स्टूडेंट्स के उसमें मौत भी हो जाती थी। तो वो रिवीजन होना चाहिए करके हम लोगों ने महाराष्ट्र स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में केस दाखिल किया, और उसके अंदर में हमने वो आदेश ऐसे मिलाया कि इसका रिवीजन स्टेट गवर्नमेंट को उन्होंने आदेश दिया कि भाई आप स्टडी करो कि आप जो दे रहे हो ये बराबर है क्या, इसमें कितना क्वांटिटी बढ़ना चाहिए, खाने पीने का क्वांटिटी है, उसको पॉकेट एक्सपेंसेस है, और जो सुविधाएं होती है हॉस्टल्स के अंदर में, क्योंकि SC/ST के बच्चे जो है वो शहर में आके पढ़ नहीं सकते क्योंकि उनको कोई साधन नहीं होता है, तो ये सारे गवर्नमेंट के हॉस्टल में रहते हैं। तो वो उस आदेश के बेसिस के ऊपर में एक कमेटी बनाई गई, महाराष्ट्र राज्य जो मानवाधिकार आयोग है वो कमेटी का मैं भी एक मुझे भी मेंबर बनाया गया। अच्छा। तो उसके माध्यम से हम 13-14 जिलों में महाराष्ट्र के घूमे, हर एक हॉस्टल में हम लोग गए, वहाँ पर मराठवाड़ा में गए, और इसमें विदर्भ में गए, इधर में बॉम्बे रीजन के भी हॉस्टल्स में हमने विजिट किया, और उसमें हमने स्टूडेंट लोगों से इंटरव्यू कंडक्ट किए कि भाई आपको वो भी हॉस्टल में क्या मिल रहा है। तो कोई बताते हैं हमको 2 ही रोटी मिलती है, फिर हमको 1 कटोरी चावल मिलता है। तो हम पूछा कि आपको सफिशिएंट होता है? नहीं, सफिशिएंट नहीं। कितनी मिलनी चाहिए? कोई बोले 4 रोटी मिलनी चाहिए, कोई बोले 6 रोटी मिलनी चाहिए, कोई बोले हमको 2 कटोरी चावल मिलना चाहिए,
कोई बोले हमको सब्जियां एक ही मिलती है तो कम से कम 2 सब्जी होना चाहिए, और सुविधाएं हमको न्यूज़पेपर भी पढ़ने के लिए मिलना चाहिए, इंटरनेट कंप्यूटर भी मिलना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है उन्होंने हमको बताई। उस बेसिस के हम लोगों ने जो हॉस्टल के वार्डन लोग थे उनके भी हमने इंटरव्यू कंडक्ट किए, और उसके साथ में फिर हम लोगों ने जो सोशोलॉजिस्ट जो थे, जैसे टीस के अंदर में जो प्रोफेसर्स लोग हैं उनसे भी हमने बात की कि भाई इनको क्या क्या सुविधाएं मिलने से ये लड़के अच्छा पढ़ सकते हैं। कुछ आदिवासी जो लीडर्स थे उनसे भी हमने बात किया, स्टूडेंट से बात किया, और फिर हम लोगों ने एक चार्ट बनाया कि स्टूडेंट्स को क्या मिल रहा है हॉस्टल में, क्या मिलना चाहिए और क्यों मिलना चाहिए, ऐसा हम लोगों ने एक चार्ट बनाया। और वो चार्ट बना के हमने राज्य मानवाधिकार आयोग को हमने दिया उनको कि सर ये हमारा फाइंडिंग है। उसमें ट्राइबल डिपार्टमेंट का एक ऑफिसर था, महाराष्ट्र सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का एक ऑफिसर था, और मैं था एक। तो वो हमने रिपोर्ट उनको दिया, वो रिपोर्ट आयोग ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट को भेजी। और उसी दरमियान जो है, ये 2009 की बात है, 9-10 की बात है, और उसके उसी दरमियान जो है रत्नाकर गायकवाड़ साहब जो महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरी रहे हैं, वो पहले वो MMRDA में थे कमीशन, तो हम जाके मिलते थे, बताते कि सर हम लोग हॉस्टल में ऐसी ऐसी परिस्थिति चल रही है। तो बोले वो तो चीफ सेक्रेटरी कर सकते हैं या सोशल वेलफेयर के लोग कर सकते हैं। लेकिन वो भी जब चीफ सेक्रेटरी बने तो हम पहला उनको रिक्वेस्ट किया हमने कि आपने हमको प्रॉमिस किया हुआ है आप ये हॉस्टल का GR को चेंज कीजिए, नहीं तो कई स्टूडेंट जो हर साल जो इस दुनिया से निकल जाएंगे। GR क्या है? GR यानी गवर्नमेंट रिजोल्यूशन। अच्छा, गवर्नमेंट रिजोल्यूशन। हाँ, वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का 1986 का रिजोल्यूशन था। उसके हिसाब से फिर वो सहूलतें मिलती है, कितना क्वांटिटी होता है उसके अंदर, कितना रोटी होगा, कितना सब्जी होगा, कितना क्या सब होता है उसके अंदर मिलता है, दूध कितना मिलना चाहिए और बाकी कितना सब होता है। तो वो GR को चेंज करने के लिए फिर हमने रिक्वेस्ट किया, और 8 दिन के अंदर में आपको मुझे बताते हुए बड़ी खुशी है कि रत्नाकर गायकवाड़ साहब के जो उन्होंने जो पुट डाउन किया, फाइनेंस सेक्रेटरी को बुलाया, सोशल सेक्रेटरी को बुलाया, सारे डिपार्टमेंट के लोगों को सामने बिठा के वो GR बना वहाँ पर। उन्होंने बोला कि ये स्टूडेंट्स हमारा भविष्य है, इस देश का भविष्य है, इस राज्य का भविष्य है, उनके तरफ पहले ख्याल देना है। और उतनी सहूलियतें अभी उनको मिलती है कि एक IAS अधिकारी अपने घर में इतनी फैसिलिटीज नहीं दे सकता है। अच्छा। इतनी फैसिलिटीज आज महाराष्ट्र के गवर्नमेंट हॉस्टल्स में मिलती है। चलिए, हम जब नागपुर आएंगे तो हमको 2 हॉस्टल घुमाइए। आपको लेके जाएंगे दिखाने के लिए। आप नागपुर में अब रहते हैं, कहाँ? बॉम्बे में हैं? मैं रहता हूँ बॉम्बे में, लेकिन मेरा घर नागपुर में भी है, आते जाते रहता हूँ। तो एक आध हॉस्टल पे स्टोरी करना चाहता हूँ मैं। हाँ, तो कीजिए आप हॉस्टल्स के स्टूडेंट, पहले के स्टूडेंट का भी कीजिए और जो बाद में आए उनका भी कीजिए। तो उसमें अभी कैसा हुआ है कि जो बहुत ब्राइट बच्चे, हॉस्टल में एडमिशन किसी को भी नहीं मिलता है, उसमें 80% 90% मार्क्स होते हैं तो उनको मिलती है एडमिशन, उसमें मेरिट लिस्ट लगती है पूरे महाराष्ट्र में। तो जो अनुसूचित जाति जनजाति और इसमें OBC को भी मिलता है हॉस्टल्स में, जो कुछ 20% सीट है कम से कम वो OBC, और जो फिजिकली चैलेंज है उनको भी उसमें मिलता है। तो पहले की अपेक्षा में अभी बहुत, और उसमें तो आपको आप बोलिए वो चीज़ वहाँ पर है। न्यूज़पेपर पहले 1 पेपर आता था, अभी 5 न्यूज़पेपर आते हैं। पहले मैगजीन तो आते ही नहीं थे, अभी 10-10 मैगजीन आते हैं। पहले टीवी दूरदर्शन जो टीवी सेट है वो हॉस्टल्स में बच्चे नहीं था वहाँ पर। अभी 40 इंच से 50 इंच का भी टीवी सेट हर एक हॉस्टल में लग गया है। तो छोटा हॉस्टल है तो 40 इंच का टीवी है, बड़ा हॉस्टल है तो 50 इंच का टीवी है, जहाँ के 100 बच्चे बैठ के प्रोग्राम देख सकें। और उसमें जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन भी उसके साथ में। तो अभी मतलब मिला जुला के अभी शिक्षा पे आपका ज़्यादा फोकस है? शिक्षा के ऊपर में हमारा मैक्सिमम फोकस है, स्टूडेंट्स के ऊपर हमारा फोकस है। अभी जो IIT में जो भी रिसेंटली जो स्टूडेंट का जो दर्शन सोलंकी का जो केस हुआ, उसको ने 12 फरवरी को उसने आत्महत्या करके हमको पता चला। उसके 10 दिन पहले मैं खुद IIT में जाके मैंने स्टूडेंट्स की मीटिंग लगाया था। मैंने मैसेज भेजा कि मैं स्टूडेंट से मिलने आ रहा हूँ, और सारे स्टूडेंट को मैसेज गए तो 14-15 स्टूडेंट उसमें आए। ये स्टूडेंट दर्शन नहीं था उसमें। काश अगर वो आता उस मीटिंग के अंदर में तो शायद वो स्टूडेंट की वो आत्महत्या नहीं करता। कि हमने सारे स्टूडेंट को बोला कि हम आपके ये बनाई जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये एक मिशन करके काम करता है, और हम आप लोगों के गार्जियन हैं। आपको कहीं कुछ भी तकलीफ आती है तो हमें इमीडिएटली आप फ़ोन कीजिए, व्हाट्सएप में मैसेज दीजिए, ईमेल भेजिए, हम तुरंत आपके पास में हाजिर हो जाएंगे। लेकिन आप लोग पढ़ाई अच्छी कीजिए, आपको बहुत रेयर चांस मिला है। IIT में किसी को भी एडमिशन नहीं मिलता है, तो आपको एडमिशन मिला है, आप गांव खेड़े से आए हैं, आपके कई किसी के माँ बाप सब्जी बेच रहे हैं, किसी के माँ बाप रिक्शा चला रहे हैं,
और मजदूरी करने ऐसे जगह से आप आए हैं, तो आप पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट करो और कहीं कोई तकलीफ में तो हमको बताओ। तो वो स्टूडेंट नहीं आया और बाद में 10 दिन के बाद में पता चला कि उसने आत्महत्या कर लिया है। लेकिन हम लोग अभी सारे इंडिया के जितने भी IITs है उसमें हम लोग सब कम्युनिकेट कर रहे हैं। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि IIT खड़गपुर में 2021 में एक प्रोफेसर, वहाँ के एसोसिएट प्रोफेसर थी सीमा सिंह, उस पर वीडियो मैंने बनाया था। हाँ, तो वो सीमा सिंह ने हमारे स्टूडेंट्स को अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज में गाली दिया। वो भी ऑनलाइन क्लास नहीं है, वो लैंग्वेज एकदम गंदी लैंग्वेज है। तो वो जैसे वो वीडियो हमारे पास भी आया, स्टूडेंट लोगों ने भेजा, तो मुझे बहुत बुरा लगा कि उसने वो SC/ST के 100 स्टूडेंट को या 50 स्टूडेंट को गाली नहीं दिया है, उसने पूरे SC/ST कम्युनिटी को गाली दिया है। जो 35 करोड़ लोग इस देश में SC/ST के, उनको गाली दिया है। और हमको बहुत बुरा, हमने इमीडिएटली उसी दिन हमने नेशनल NHRC को मैंने वीडियो बनाया था, हाउ डेयर यू, देखा है वो वीडियो। और इमीडिएटली हमने डायरेक्टर को भी चिट्ठी लिखी कि ये जो लेडी है जिसने अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज में बात किया है, इनकी डिग्निटी को उसने पैरों तले कुचल दिया है और इसको हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। शी शुड नॉट, सस्पेंशन तो बहुत दूर की बात है, उसको आप डिसमिस करो, शी शुड बी डिसमिस फ्रॉम द सर्विस, शी डजंट डिजर्व टू बी एनी सिंपैथी। उसके बाद में एक 15 दिन के बाद हमको उनका जवाब मिला कि हमने वो प्रोफेसर को सस्पेंशन कर दिया है। और उसके बाद में मैंने अभी 3 चिट्ठियाँ उनको लिखी डायरेक्टर को, तो तीनों चिट्ठियों में उन्होंने ये जवाब दिया है कि उसकी इंक्वायरी चल रही है। अभी हमने उनको पूछा कि ये क्या इंटरपोल की इंक्वायरी है, ये क्या CBI की इंक्वायरी है? भाई आप, उसने गाली दिया, वो वीडियो में रिकॉर्डेड है। नहीं, उसमें ऐसा एक दिन हम अलग से आपसे बात करेंगे इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में, इंजीनियरिंग कॉलेज में चल के बात करेंगे आपसे। जी बिल्कुल, जरूर बोलिए सर। हमारे SC/ST के चाहे OBC बच्चे होते हैं, वहाँ डरते क्यों इतना, क्योंकि फेल कर देगा प्रोफेसर इसलिए? और उनका डर ये होता है कि हम लोग थोड़ा भी अगर डिस्क्लोज हो जाएंगे तो ये प्रोफेसर जो है वो कहीं हमारे मार्क्स कम कर देगा। जांच तो काफिया हुई, लेकिन वो सब तो पता लगा लेता है, वो तो रहता है, तो वो डर के रहते हैं। ना। हाँ, और जो दूसरे भी सीनियर भी वहाँ पे जो होते हैं, अभी जो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट आता है तो दूसरे सेकंड ईयर थर्ड ईयर वाले भी कुछ लोग जान पहचान निकल जाती है, तो उनसे भी वो मैसेज उनको मिलता है, अरे तो जरा संभल के रहना, ये थोड़ा यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ ये नंबर पूछते हैं आपको, आपका रैंक क्या है, तो आपका रैंक ऊपर है तो समझ जाते हैं कि अपर कास्ट है, और आपकी रैंक नीचे की होगी, 10,000वां नंबर 8,000 होगा, तो वो समझ जाएंगे कि ये रिजर्व कैटेगरी का है। तो इसलिए वो उनको बताया जाता है कि भाई आप जरा संभल के रहो और ज़्यादा सोच, आप अपने आप को ये मत करो। तो इस तरह का एक टेररिज्म का एटमोसफियर वहाँ पे, खास तौर से इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेजेस में, ये सब कॉलेजेस में ज़्यादा है, लेकिन IITs में बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, मैं जानता हूँ। अभी इवन अभी देखिए, अभी ये दर्शन, हम लोग जैसे विद्रोही हैं यूनिवर्सिटी में, अच्छा, जब कुछ हुआ तो भिड़ जाते हैं। या अभी देखिए IITs में हर साल में ऑन एन एवरेज 4 लड़कों की डेथ होती है पूरे इंडिया में हर साल। क्योंकि रिसेंटली जो डेटा आया है 4 होते हैं, उसमें सारे जो है मोस्टली 99% जो है वो SC/ST के है, एक आध दूसरा OBC का है। तो एक तो केस अभी नोटिस में आ गई। रिसेंटली 3-4 महीने पहले IIT धनबाद में भी एक आत्महत्या हुई है, जो लड़का छत्तीसगढ़ का था, लेकिन अभी तक उसका कोई, एक छोटी सी न्यूज़ धनबाद के पेपर में आई है, मेरे पास आई वो न्यूज़, लेकिन उसका कहीं हल्ला हुआ नहीं है, किसी ने उसको, कोई आंदोलन वहाँ पे नहीं हुआ है, और वो कौन उसके लिए जिम्मेदार था, इसीलिए नहीं। एक्चुअली एक बार अगर प्रोटेस्ट अच्छे से स्टूडेंट कर दें अंदर में, सीनियर जूनियर सब मिल के, तो लोग थोड़ा डरते हुए, जितना डरेंगे उतनी डराता है लोग। नहीं, अभी हम बॉम्बे IIT में जो मीटिंग हुई तो उसमें SC/ST सेल के इंचार्ज भी वहाँ पे थे, तो क्योंकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, हमने उनको बताया कि भाई हमारी ये ऑर्गेनाइजेशन है। तो मैंने देखा कि उन्होंने बोला इतनी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, आपकी हमको ज़रूरत लगेगी, आप हमको, क्योंकि SC/ST के जो बच्चे आते हैं, मैं सेल का इंचार्ज हूँ, लेकिन मैं हर बात को मैं डील नहीं कर पाता कि इनकी समस्याएं ऐसी होती है। कोई आदिवासी जंगल पहाड़ से आ जाता है, कोई शेड्यूल कास्ट का वो गाँव से आता है, तो बड़ी डिफरेंट काइंड की समस्या होती है, तो उनको तो बात करने की भी समस्या होती है, एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो चलिए, कम से कम, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते। कम से कम आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट और तमाम ऐसे लोगों की भलाई, पे बैक टू द सोसाइटी, यही है ना, कि उसको केयर करना। और क्या आप दिल्ली में आए हैं, फ्यूचर प्लान क्या है बनाई का? अभी देखिए, हम लोगों ने, हमारा एक मोटिवेशन है, बाबा साहब ने कहा था कि जिस समाज के अंदर में 5 डॉक्टर, 10 इंजीनियर, 15 वकील जिस समाज के अंदर में है, वो समाज की तरफ कोई आंख निकाल के देख नहीं सकता है, कि बाबा साहब ने बोला था। और दूसरी बात बाबा साहब ने बोली थी कि जिस समाज
का जो इंटेलेक्चुअल क्लास है वो अगर ऑनेस्ट होगा वो किसी भी समाज में और देश में, तो वो समाज आगे बढ़ता है। और इंटेलेक्चुअल क्लास ईमानदारी से काम करता है तो डेफिनेटली कम्युनिटी आगे बढ़ती है। और इंटेलेक्चुअल क्लास अगर बेईमानी करते तो वो समाज गड्ढे में जाएगा। ये बाबा साहब ने उनके इंटेलेक्चुअल क्लास के डेफिनेशन में बोला है। तो हमारा ये जिम्मेदारी है कि हम सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरी इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, हम लोग सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरी है। बाबा साहब अम्बेडकर के ये जो बाबा साहब ने संविधान बनाया, ह्यूमन राइट्स के बाबा साहब ने जो मूवमेंट चलाई और जो अधिकार मिले हैं उसके IAS IPS अधिकारी, ये सारे बेनिफिट है उसके। कोई बैंकर्स है, कोई टीचर्स है, प्रोफेसर है। तो सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी हमारी बनती है क्योंकि हमने सबसे ज़्यादा लिया है। जैसा हम लोग बैंक से जितना ज़्यादा पैसा लेते हैं तो उतना ही उनको रिटर्न भी करना पड़ता है। तो ज़्यादा सबसे ज़्यादा हमने लिया, हमको रिटर्न करना है। तो इसके लिए हम लोगों का अभी प्लान ऐसा है कि हमारे अभी 5000 मेंबर्स है आज ऑन डेट। तो हम लोगों ने एस्टिमेट किया है कि पूरे देश में 10 लाख ऐसे इंजीनियर्स हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर की मतलब प्रेरणा मानते हैं और SC ST OBC के वो इंजीनियर्स बने हैं। वो 10 लाख लोगों को एक बैनर के अंडर लाने का काम हम लोगों ने शुरू किया है। 10 लाख इंजीनियर्स को एक बैनर पे लाना, बैनर के लाएंगे तो जिस दिन ले आएंगे उस दिन घोषणा पत्र, मैनिफेस्ट, सरकार आपका काम कूद के करेगी। बिल्कुल करेगी, करना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग जो है ना इन्फ्लुएंसर है। हम लोग एक इंजीनियर एक गाँव का होता है, वो अगर एक गाँव में 100 घर है, ऐसे SC ST का बच्चा अपने गाँव में जाएगा और वो सब लोगों को जमा करके बोलेगा कि भाई ये पार्टी ने अच्छा काम किया है, ये पार्टी बराबर गलत काम करती है, तो वो सब लोग उसकी बात मानते हैं। तो हम लोग इन्फ्लुएंसर है, तो वो काम हम लोगों ने, और नैरेटिव भी हम लोग बनाते हैं। समाज के अंदर में कौन नैरेटिव बनाता है? इंजीनियर्स है, डॉक्टर्स है, लॉयर्स है, प्रोफेसर, यही लोग नैरेटिव बनाते हैं। और नैरेटिव बनने के बाद में वोटिंग के दिन हमारे लोग जाके वोटिंग करके आ जाते हैं। तो हमको ये इन्फ्लुएंसर इतना करना है कि हम लोग देखिए, हम तो इस देश के, हम लोग मूल निवासी हम लोग हैं, ओनर हम इस देश के हैं। आज 135 करोड़ में 130 करोड़ हमारी पॉपुलेशन है। 95% हम लोग SC ST OBC माइनॉरिटीज के। और आज हमें पैरों तले कुचला जा रहा है। हमारी सारी रिजर्वेशन खत्म हो गई है। आप IITs में जाइए, IIM में जाइए, वहाँ पे आपको प्रोफेसर लेवल के लोग भी वो आपको बताने के लिए डरते हैं। अभी एक IIM बेंगलोर में एक प्रोफेसर है, एसोसिएट प्रोफेसर, वो इतना, उसका वर्ल्ड में 2% जो साइंटिस्ट है उसमें उसका नाम है, बेस्ट प्रोफेसर है। लेकिन जैसे पता चला वहाँ पे डायरेक्टर को कि भाई इसको प्रोफेसर बनने वाला है, एसोसिएट प्रोफेसर से प्रोफेसर, तो उसके खिलाफ में कोई स्टूडेंट से कंप्लेंट करवा दी, झूठी कंप्लेंट कि ये प्रोफेसर ने हमको डांटा। अरे भाई, जो प्रोफेसर है वो स्टूडेंट पढ़ेगा नहीं बराबर तो वो डांटेगा। कोई थीसिस लिखता है, गलत तो काम करता है, प्रमोशन थोड़ी करता है, तो उस बेसिस क्यों उसको पनिशमेंट भी दिया अभी उस प्रोफेसर को। और पनिशमेंट ये दिया कि ये 1 साल 3 साल तक ये स्टूडेंट्स को, PhD स्टूडेंट को पढ़ा नहीं पाएगा, ऐसे उसको पनिशमेंट दिया। उसका नंबर बोलिए, अम्बेडकर नामा बोलेंगे वो, मैं बात करूंगा उनसे। और बात देखिए, मैं भी यहाँ कॉलेज में पढ़ाता हूँ, मेरा भी 5 साल से प्रमोशन हो गया, लेकिन प्रमोशन हो ना हो उससे चक्कर में नहीं पड़ता, मैं तो पंगे लेता हूँ सिस्टम से। हमारा कहना ये है, प्रमोशन तो ये राइट है, ये कोई राइट है, चैरिटी नहीं है, चैरिटी नहीं है। हम लोगों ने ये नहीं सोचना है कि हमको प्रमोशन है, हमारा राइट है। हम लोग सारा टॉप उसके लिए देखिए सर, ये कहना है ना कि राइट भी है, तो राइट कैसे ले रहे हैं? अगर सिस्टम फेयर नहीं है तो उसको लड़ के फाइट बैक करना है उससे। बिल्कुल करना पड़ेगा। मैं भी तो टीचर ही हूँ, अकेला कमाता हूँ, सिर्फ सिंगल सैलरी, हर समय हाई रिस्क। वो जो प्रोफेसर है वो बहुत हाईली, उसका जो परफॉर्मेंस भी है उनका, मैंने किताबें भी काफ़ी लिखी है, इंटरनेशनल जर्नल में उनका। चलिए, उनको मेरा नंबर दीजिएगा, उनका इंटरव्यू मैं करूँगा। और वो मार्केटिंग के अंदर में ही वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेसर इन। क्या बात है, मार्केटिंग के। तो और वो एकदम यंग है अभी, उनको डर ये लगता है कि ये कल प्रोफेसर बन जाएगा तो इनको आगे 20-25 साल काम करेगा तो ये कभी डायरेक्टर भी बन सकता है, कभी और जाके मिनिस्ट्री में भी जा सकता है। नहीं, वो माहौल हम लोग गर्म कर देते ना, मुद्दा उठा देंगे। तो मैंने उनको ये कहा कि देखो, हमने रोहित वेमुला खो दिया है, हम दूसरा रोहित वेमुला हमको, जहाँ भी इस तरह के लोग मिले मेरा नाम बोल दीजिएगा। सिर्फ बोलूंगा, आपका नंबर भी दूंगा। और हमने उनको ये बोला है कि हम आपके साथ में, यू आर नॉट अलोन। इस देश के 35 करोड़ अनुसूचित जाति जनजाति के लोग आपके साथ रोने गाने का नहीं, बोले कि दलित सिंघम, दलित प्रोफेसर हैं, सिंघम। बिल्कुल घबराना नहीं। और देखिए, मतलब यू लिव ओनली वंस, आपको एक ही लाइफ मिला है, तो आप डिग्निटी के लिए लड़िए। आप अकेले प्रमोशन होगा नहीं होगा, लेकिन आप अपनी डिग्निटी मत खोइए। एकदम
आप देखें मेरे घर पे मैंने बाबा साहब की मूर्ति लगाई हुई, सब फोटो सामने लगा रहता है, आ जाओ भाई जिसको जो करना है एकदम। तो हमको देखो, हम इस देश के असली मालिक हम लोग हैं, हमको डरना नहीं है। हमारा चाहे वो आदमी चपरासी हो, खलासी हो, सब्जी बेचने वाला हो, वो भी इज्जत से काम करे। वो नहीं कोई सब्जी बेचने वाला कोई भीख नहीं मांगता है किसी से, तो उसकी भी डिग्निटी उतनी है जितनी डिग्निटी आपकी है जितनी मेरी है। तो उसकी डिग्निटी के लिए भी हमको फाइट करना है, हम करते हैं। अभी जैसे आपको ये जो हाथरस का केस हुआ, हाथरस के केस में हम जैसे पता चला कि मनीषा वाल्मीकि का गैंगरेप हुआ है, हमने इमीडिएटली वो उसके भाई को मैंने पता करने की कोशिश किया, संदीप को, और उसको हमने ढूंढ निकाला। और उसकी जो बहन थी वो एडमिट थी अलीगढ़ के अंदर में मेडिकल कॉलेज में। हमने उसको बात किया और उसको बोला, बेटा मेरी बहन का, बोले सर मेरी बहन बचने के बहुत कम उम्मीद है। बोला आप जाओ दिल्ली में एम्स में, हमने एक बेड बुक करवाया उसके लिए। बोला इमीडिएटली गाड़ी लेके जाओ, पैसा हम देंगे उसके लिए, और अपनी बहन को पहले जान बचाओ, बाद में हम देखेंगे। तो रात भर उसको जाने नहीं दिया गया वहाँ से, बॉडी नहीं लाने दी गई यहाँ पे। दूसरे दिन फिर वो लाए तो उसको कहाँ लेके गए, सफदरजंग में ले गए उसको। और उसने ये बताया, उसका वर्जन है कि मेरे बहन का अगर ट्रीटमेंट टाइम में शुरू होता तो मेरी बहन मनीषा जरूर वो जिंदा रहती। इस तरह से इतना यूनिमन जो है इस देश के अंदर में हमारे लोग के साथ में हो रहा है, तो ये बहुत अनटॉलरेबल है। अम्बेडकरनामा उन्हीं के खिलाफ मुहिम है ना। बट वो तो आपके जैसे वो 10 मिलियन हो जाएंगे ना इस देश में, तो अनुसूचित जाति जनजाति बहुजन का राज डेफिनेटली आएगा। 10 आपके जैसे करना है। शुक्रिया। तो ये थे सुनारे साहब, नागसेन सुनारे साहब, और इनका अनुभव सुन रहे थे कैसे पे बैक सोसाइटी करते हैं। पूरा वीडियो देखिए, सुनिए, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। जल्दी मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में। शुक्रिया। जय भीम। जय भीम।